यहाँ हम पढ़ेंगे अवकल समीकरण का हल या उसका समाकलन या उसका पूर्वक। ये जो भी होता है इसकी जो डेफिनेशन होती है वो यहाँ पे हम समझेंगे। यहाँ पे देखो समाकलन और हल का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि क्या करना है हमें। और इसको हम दूसरा नाम भी दे देते हैं, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है पूर्वक ज्ञात कीजिए, तो पूर्वक भी इसी को बोलते हैं हम। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे हम, क्योंकि इसका मीनिंग तो हमें आता है, क्वेश्चन आ जाएगा तो हम सोल्व तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी परिभाषा आ जाए तो परिभाषा हम कैसे लिखते हैं वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो उसकी परिभाषा होती है ये जो परिभाषा होती है उसको हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो अवकल समीकरण क्या है, ये इसका हमें क्या करना है, हल करना है। तो हम कैसे करेंगे इसका हल, इसका समाकलन करेंगे और हमें हल मिल जाएगा। तो ये मैंने इसका समाकलन कर दिया, लेकिन समाकलन करने के बाद इसके अंदर एक कांस्टेंट आना चाहिए था, वो कांस्टेंट मैंने इसमें नहीं लिखा है। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा हम समझते हैं कि अवकल समीकरण में उपस्थित सभी चरों में जो संबंध फलन होता है उसी ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो, फलन का मतलब तो फंक्शन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, वाई है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स। यहाँ पे एक्स वाई केवल दो प्रकार के चर आ रहे हैं, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई में एक रिलेशन होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, अवकल समीकरण बोलेंगे। तो रिलेशन तो किसी भी तरह का हो सकता है। यहाँ पे ये भी रिलेशन है, एक्स और वाई में संबंध आ रहा है, और एक्स और वाई में ये एक संबंध ये भी दे सकते हैं, एक्स इक्वल टू 3y दे दिया हमने, संबंध तो ये भी है। लेकिन फिर हल कौन सा होगा, इसका हल तो ये होगा, हमें पता है। तो ये हल नहीं होगा, तो इसको हम कैसे हटाएंगे इसमें से, जो अवकल समीकरण को संतुष्ट करता हो। तो इसको यदि इसका अवकलन करोगे तो वापस क्या बनेगा, ये। लेकिन इसका अवकलन करने से वापस ये बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है, हमारा हल कौन सा है, ये। तो इसकी डेफिनेशन हमने कैसे दी कि जो अवकल समीकरण होगी हमारे पास, इसमें जितने भी चर उपस्थित होंगे उन सबका एक संबंध होना चाहिए। तो ये इसका संबंध है, और उसका वापस अवकलन करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, अवकल समीकरण मिलना चाहिए। ये इसको संतुष्ट करती है, इसका मतलब क्या कि वापस अवकलन करके देखेंगे तो हमें वही मिलना चाहिए। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि वो उसको संतुष्ट भी करनी चाहिए। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। लेकिन यहाँ पे व्यापक हल है, तो इसके अंदर और इसके अंदर क्या अंतर आ रहा है। व्यापक हल तो क्या होता है और इसका जो हल होता है या इसका जो समाकलन होता है वो क्या होता है, इन दोनों में अंतर हम यहाँ पे समझेंगे। तो अंतर होगा जो इस तरह से होता है इसमें, यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल होता है उससे समझ में आएगा आपको ठीक से। तो यहाँ पे आप देखो यही एग्जाम्पल मैंने, ये जो अवकल समीकरण है, ये अवकल समीकरण मैंने यहाँ पे बनाई है। तो अंतर क्या है, इसका हल मैंने लिख दिया y इक्वल टू साइन एक्स, और इसका हल मैंने लिख दिया y इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। तो इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। यदि अवकल समीकरण के हल में सवय चरों की संख्या जितनी है, जितनी भी सवय चरों की संख्या होगी उसके अंदर, सवय चर कितने हैं, यहाँ पे एक है। यहाँ पे देखो सवय चरों की संख्या उतनी है जितनी उसके अंदर अवकल समीकरण की कोटि है। तो यहाँ पे कोटि तो आप समझते हो कोटि क्या होती है। तो इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि है 1। तो यहाँ पे अवकल समीकरण आप देख रहे हो, ये जो है इसकी कोटि आपको क्या देखने को मिल रही है, 1। तो इसका जब हमने समाकलन किया तो इसके अंदर कांस्टेंट कितने आ रहे, 1 कांस्टेंट आ रहा है, केवल एक कांस्टेंट आ रहा है। तो जितने इसके अंदर कोटि होती है, जितनी कोटि होती है उतनी क्या होनी चाहिए, सवय चर होनी चाहिए। तो उतने ही सवय चर होंगे तो वो क्या होगा, व्यापक हल होगा हमारे पास। इसकी डेफिनेशन भी यही लिखी हुई है, बस केवल इतनी सी लिखी हुई है। और ये जो व्यापक हल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण हल और संपूर्ण पूर्वक भी बोल देते हैं हम इसको। तो यहाँ पे देखो पूर्ण पूर्वक भी बोल देते हैं, पूर्ण पूर्वक जब भी लिखा आएगा, चेंज है दोनों में। यहाँ पे पूर्वक लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने पूर्ण पूर्वक लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने समाकलन लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, पूर्ण समाकलन लिखा हुआ है। तो इन दोनों में अंतर बस केवल इतना सा, इसमें कांस्टेंट भी उतने आते हैं। तो एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक और चेंज करके दिखाता हूँ। मान लो आपको ऐसी इक्वेशन मिल जाए, डबल अवकलन मिल जाता है आपको इस तरह से, और यहाँ पे यही फंक्शन आ जाता है cos x। तो इसका जो हल होगा वो क्या होगा, वो इस तरह से होगा y इक्वल टू माइनस cos x प्लस यहाँ पे सी एक्स प्लस C1 कर देता हूँ इस तरह से। तो इसके अंदर आप देखोगे इसकी कोटि कितनी होगी, यहाँ पे आप इसको देखोगे तो इसकी कोटि कितनी है, कोटि इसकी 2 है। तो इसमें दो कांस्टेंट आ गए इस काल में, एक तो C और एक C1। तो इस तरह से जितनी भी कोटि होती है उतनी ही कांस्टेंट आ जाती है। तो वो कौन सा होता है, ये व्यापक हल होता है। तो व्यापक हल आपको समझ में आ गया होगा, और इसका जो समाकलन होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के
PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।